नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर संगम। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपकी रूबरू करवाने वाले हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं, जितना कहा जाए कम है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी किसी यंगस्टर को ज़रूरत मिलती है वो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जब भी किसी आम नागरिक को उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ डटे रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की। तो चलिए उन्हीं से आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आप और हम मिलकर उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि एमसीडी इलेक्शन अभी होकर चुके हैं, रिजल्ट अभी घोषित होकर के चुके हैं, और जिस हिसाब से जीत मिली है, जो प्रचंड जीत मिली है, क्या सर तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को वोट दी है, इनके ईमानदार प्रशासन को वोट दी है, एक काम की राजनीति को वोट दी है। धर्म और जाति की राजनीति को दिल्ली की जनता ने पहले भी नकारा था और अब एमसीडी के अंदर भी नकार दिया। दिल्ली की जनता चाहती है दिल्ली सुंदर हो, दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटें, एमसीडी के स्कूल भी अच्छे बने, एमसीडी का हॉस्पिटल भी अच्छे बने, ताकि दिल्ली जो आज मच्छरों की राजधानी बन गई है, दिल्ली जहाँ कूड़े के जगह जगह अंबार लगे हैं, अरविंद जी के नेतृत्व में वो सुधरे। जी, अब चूंकि सर जो मुद्दा रहा था इस बार चुनाव का, एमसीडी इलेक्शन का, वो रहा ही ये था कि कूड़े के जो ढेर हैं उसको साफ करना है, साफ स्वच्छ दिल्ली बनानी है। तो सर उसको लेकर कुछ खास तरह की पीछे मानसिकता रही कि सिर्फ कूड़े पर या साफ सफाई पर ही हमें फोकस करना है, या यूथ को इससे कनेक्ट करने की मानसिकता रही पीछे? देखिए, एमसीडी का बेसिक काम साफ सफाई करना है। नाले की सफाई है, कूड़े की सफाई है, सड़कों की सफाई है, उनकी मरम्मत है, उनको दोबारा बनाना है, पेड़ है, पार्क है, उनका रख रखाव रखना है। और यूथ किसी भी देश की ताकत होती है। किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो यूथ उसके अंदर विशेष भूमिका निभाता है। और हिंदुस्तान को तो दुनिया के सबसे यूथ मुल्कों के अंदर जाना जाता है, क्योंकि यूथ आबादी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है। तो यूथ का कनेक्शन तो नेचुरल पॉलिटिक्स के साथ होता ही होता है। जी सर, ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है कि आप जो है आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय और प्रिय नेता माने जाते हैं, क्योंकि जब जहां जिस तबके को आपकी ज़रूरत होती है आप वहां पर मौजूद रहते हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को नेता नहीं मानता, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। अरविंद जी ने मुझे सांसद बना दिया तो मैं राजनीति के अंदर आ गया, अन्यथा मेरा काम सामाजिक क्षेत्र के अंदर है। तो वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, मैं इन क्षेत्रों से जुड़ा रहता हूँ। जी सर, जैसे चिकित्सा का जिक्र आपने किया, अभी हाल ही में हरियाणा में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने आवाज़ बहुत बुलंद की है, उनकी फ़ीस को लेकर, बॉन्ड को लेकर। देखिए, शिक्षा देना किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जिम्मेदारी बनती है। मेडिकल के अंदर हिंदुस्तान में 98%, 99% परसेंटाइल लेने वाले बच्चे मेडिकल के क्षेत्र के अंदर जाते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है। और वो भी जो पूरा नीट का एग्ज़ाम देके सरकारी कॉलेज में जिनको दाखिला मिलता है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, दिल्ली के कॉलेजों में ये फीस हज़ारों रुपए में, लाखों में नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर भी कुछ वर्ष पहले तक 40,000 रुपये फीस होती थी, जिसको हरियाणा सरकार ने बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया। वहाँ तक भी बच्चों के बात समझ में आती है 4 लाख रुपए फीस देने की। परंतु अब अचानक 40 लाख रुपए का बॉन्ड हरियाणा सरकार ने तय किया कि मेडिकल के छात्रों से 40 लाख रुपए का बॉन्ड लेंगे जब वो एडमिशन लेंगे, कि वो 6 साल तक, 5 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद 6 साल तक हरियाणा में नौकरी करेंगे। हरियाणा सरकार नौकरी की गारंटी दे नहीं रही, मेडिकल फैसिलिटी इनके पास है नहीं, बच्चे को 7th पे कमीशन मिलेगा नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उनके यहाँ बैठेगा, 20, 30, 40 हज़ार रुपये महीने पे काम करेगा।
जिस बच्चे की एमबीबीएस करने के बाद 1.25 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, हरियाणा सरकार कहती है हमें नहीं पता आपको काम मिले ना मिले, आप हमें 7 लाख रुपए का बॉन्ड दे दो कि अगर आपने 6 साल तक हरियाणा में वो नहीं किया तो 7 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हरियाणा सरकार को दोगे। इसका विरोध छात्र लगातार आज 50 दिन से ऊपर हो गए धरने के ऊपर बैठे हुए। मैंने देश के शिक्षा मंत्री के सामने भारत की संसद में आवाज उठाई कि नाजायज है, या तो सरकार नौकरी की गारंटी दे, अन्यथा सरकार को अपनी मेडिकल फैसिलिटी इतनी बेहतर करनी चाहिए कि दुनिया के और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के डॉक्टर भी इनके यहाँ पे आके सर्विस करें। बच्चों को बंधक बना के रखने से मेडिकल फैसिलिटी नहीं सुधरेंगी, मेडिकल फैसिलिटी सुधरेंगी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से। सर, जैसे बीच में ये स्टेटमेंट भी आया था हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि 40 लाख का जो बॉन्ड किया गया है उसको घटा करके 30 लाख कर दिया गया है, और उसके बाद जो है बच्चों को 5 साल सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करना होगा, उसके बाद वो आगे जो है अपनी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी स्टूडेंट्स राजी नहीं हुए। 5 साल का तो करने के लिए तैयार है वो हरियाणा सरकार, परंतु सरकारी कॉलेजों में दाखला देने की जो बात है, दाखला तो मिलता है, सरकारी हॉस्पिटलों में नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं देती। वर्तमान जो भी उस समय पे कमीशन होगा, उस पे कमीशन के हिसाब से अगर तनख्वाह की गारंटी दे तो छात्र तैयार है। छात्र हरियाणा से प्यार करते हैं, हरियाणा की जनता से प्यार करते हैं, परंतु छात्रों को ऑल इंडिया बेसिस का कंपटीशन एग्जाम पास करने के बाद में अगर वो हरियाणा में एडमिशन ले रहे हैं, वो निकट के बाकी राज्यों में भी ले सकते हैं, परंतु क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, उसमें सरकार बंधक बनाए कि तुम्हें 6 साल तक यहां पे नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी है नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि छात्रों को परेशानी नहीं है, अगर आप उस समय में जो भी वर्तमान पे कमीशन चल रहा होगा उसके हिसाब से आप सैलरी दें तो छात्र वहां रहने के लिए तैयार हैं। आप सैलरी की गारंटी नहीं दे रहे, सिर्फ छात्रों को पर पाबंदी लगा रहे, जो सर्वथा अनुचित है। तो सर, एट द एंड इसका नतीजा किस ओर जाता आपको दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपकी तरफ से आवाज़ बुलंद की गई संसद में, आपने कहा कि भाई छात्रों पर जो है रियायत करनी चाहिए, छात्रों का पक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, जो छात्र मांग कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो रुझान सर किस तरफ जाता दिख रहा है एट द एंड? नहीं, मैंने मेडिकल एजुकेशन का दायित्व कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पाले में भी जाता है। मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अपील की है कि जिस प्रकार नीट का एग्ज़ाम पूरे देश के लिए एक जैसा बनाया है, डॉक्टरों की सर्विसेज के रूल भी एक जैसे बनने चाहिए। एक राज्य अगर 40 लाख रुपए बॉन्ड लेके छात्रों को बंधक बनाना चाहता है, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। और हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री भी सदन के सदस्य हैं, भाजपा के पूरे देश के अध्यक्ष भी उस सदन के मेंबर हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप नाइंसाफ़ी ना होने दें हरियाणा के डॉक्टर के साथ। अच्छा सर, एमसीडी इलेक्शन पर ही वापस आते हैं। अब जिस तरह से नतीजे घोषित हो गए, प्रचंड बहुमत से जीत उनको मिल गई है आम आदमी पार्टी को, अब महापौर का जो पद है उसके ऊपर पेच फंसा हुआ है। आपकी पार्टी से 3 महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। देखिए, पेच कोई नहीं फंसा हुआ, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, स्पष्ट बहुमत अरविंद केजरीवाल के पास है, अच्छा बहुमत है। तो मेयर भी अरविंद केजरीवाल का बनेगा, पार्षद भी अरविंद केजरीवाल का बना है। भारतीय जनता पार्टी ये पैसे का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाना बंद कर दे। ये आम आदमी पार्टी के सिपाही है, ना डरते ना बिकते। अच्छा सर, चूंकि आप अग्रवाल समाज से भी बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, अग्रवाल समाज की उन्नति के लिए आपने बहुत कारगर काम किए हैं, अग्रवाल समाज को आगे आने वाले भविष्य में आप कहाँ पाते हैं? और कहीं ना कहीं जो एकजुटता होनी चाहिए वो आप परिपक्व मानते हैं अग्रवाल समाज की? देखिए, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज बेसिकली व्यापारी है। जब महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया था, जब महाराजा अग्रसेन जी ने
इस दुनिया को सबसे पहले समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, और अग्रवा में आने वाले हर व्यक्ति को 1 ईंट और 1 सोने की मुद्रा दान करके आने वाले व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देने की बात की थी। तब से लेकर आज तक अग्रवाल समाज के अधिकतर लोग अपनी शुद्ध कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल के सामाजिक कार्यों के लिए लगाते हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण हो, धर्मशाला निर्माण हो, हॉस्पिटल निर्माण हो, स्कूल कॉलेज का निर्माण हो, गौशाला का निर्माण हो, प्याऊ का निर्माण हो, गरीब की मदद करने की बात हो, देश पे आपदा आए तो उसमें मदद करने की बात हो। अग्रवाल समाज भामाशाह से लेकर अभी तक लगातार इस मदद के अंदर आगे रहे, क्योंकि परंपरा महाराजा अग्रसेन जी ने शुरू की थी, और आज भी अग्रवाल समाज इस काम में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के सभी बंधुओं से भी अपील करना चाहूँगा, भविष्य के अंदर भी हम अपनी इस परंपरा को जारी रखें, क्योंकि धर्म की जड़ हरी होती है। जितना हम दान देते हैं धन बढ़ता है। स्टोरेज करने से चीज़ें ठीक नहीं रहती। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नदी चलती है, उसका पानी मीठा होता है, हजारों जीव जंतु रास्ते में पानी पीते हैं, क्योंकि बहता हुआ है, चलता हुआ है। हजारों पेड़ पौधे उसके जरिए पलते हैं, हजारों शहर उसके किनारे पे बसते हैं, क्योंकि वो चलती हुई है। जब उसका चलना बंद हो जाता है, नदी समुद्र में चली जाती है, तो वही मीठा पानी खारा हो जाता है। आज जब तक आपका धन चलता रहेगा, समाज के काम आता रहेगा, गरीबों के काम आता रहेगा, दुखी दीन दुखी के काम आता रहेगा, तो ये बढ़ता रहेगा। जिस दिन आपने ये परोपकार छोड़ दिया तो धन भी रुक जाएगा बढ़ना। अभी जिस तरह से ज़िला परिषद पार्षदों की जो मीटिंग रही है, अभी हाल ही में आपके साथ हुई थी, तो सर किस मुद्दे पर लेकर ये मीटिंग हुई और आगे की क्या रणनीति बनी? अभी हरियाणा में पंचायत राज के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद के कैंडिडेट वहाँ पे लड़ाए थे। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर निकली है। कल अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए सभी जिला परिषद के मेंबर दिल्ली आए थे, और दिल्ली में अरविंद जी ने बताया कि किस प्रकार की स्वच्छ राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। जनता की भलाई का काम करना है, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी बिजली पानी की लड़ाई लड़नी है, बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़नी है, ईमानदार प्रशासन की लड़ाई लड़नी है। और जब हम चुनाव जीत गए, किसी ने हमें वोट दी या नहीं दी, हमने सबके काम करने हैं। इस संदेश के साथ वो जिला परिषद वापस गए, ताकि अपने अपने क्षेत्र में काम करें और जनता के भलाई के लिए काम करें। सर, चूंकि हरियाणा के प्रभारी का कार्यभार आपके कांधों पर है, लिहाजा हरियाणा का पूरा कार्यभार आपके कांधों पर है, तो उस चीज़ को, उस दायित्व को सोचते हुए, नज़र में रखते हुए आगे किस तरह का प्लान आप बनाते हैं हरियाणा के जो लोग हैं उनकी बेटरमेंट के लिए? हरियाणा देश की राजधानी के 3 तरफ लगा हुआ है, दिल्ली के। हरियाणा से लाखों लोग हर रोज़ दिल्ली के अंदर आते हैं। दिल्ली के डेवलपमेंट को देखा है, दिल्ली के अच्छे स्कूलों को देखा है, अच्छे कॉलेजों को देखता है। हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि दिल्ली जैसी मेडिकल फैसिलिटी हरियाणा के अंदर भी होनी चाहिए। जब इलाज के लिए ज़मीन और मकान बेचना पड़ता है तो दिल्ली याद आती है, वहाँ चलो फ्री इलाज होगा। सारे देश के महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। हरियाणा के महिलाएं भी चाहते हैं कि उनको भी बस यात्रा अच्छी मिले। भ्रष्टाचार एक एक ईंट के नीचे हरियाणा में दबा पड़ा हुआ है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है, आम आदमी पार्टी को चाहती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2024 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 2024 में हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच का राज्य है। पंजाब में सरकार बन चुकी है, अच्छे काम हो रहे हैं। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी है, अच्छे काम हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे, हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब से बेहतर काम करें।
जी, तो सर ये जो 2024 की जीत की बात आपने कही है, क्या ख़ास तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं पार्टी की तरफ से, या कौन सा ऐसा तबका है जिसको ज़्यादा टारगेट करने का प्लान किया गया है पार्टी की ओर से? देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी गांव के लेवल तक, बूथ के लेवल तक अपना संगठन तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी का संगठन जाति और धर्म के आधार पे नहीं है, गरीबी और अमीरी के आधार पे नहीं है। जिसके मन में इस देश को बदलने का दर्द हो, वो इस संगठन से जुड़ता है। जो चाहता है कि हरियाणा डेवलप हो, जो चाहता है हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है और उन सब का हम स्वागत करते हैं। जो लीडर बनना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है, उसके लिए परंपरागत पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, वहाँ जाए। जो देश बदलना चाहता है, जो हरियाणा बदलना चाहता है, वो हमारे साथ है। अच्छा सर, आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगी। अब जिस तरह से आप एक बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, समाज सेवी भी आप रहे हैं, राजनीति में एकाएक किस तरह से सर आना हुआ? देखिए, आज इस देश के अंदर हर चीज़ में राजनीति घुस गई है। अच्छे स्कूल बनाने तो राजनीति करनी पड़ेगी, अच्छे हॉस्पिटल बनाने तो राजनीति करनी पड़ेगी, बच्चों को सही रोजगार मिले तो राजनीति करनी पड़ेगी, व्यापार में सरकारी गुंडागर्दी थोड़ी सी कम हो तो राजनीति के पास जाना पड़ेगा, किसान की आय बढ़े तो राजनीति के पास जाना पड़ेगा। तो मैं भी सामाजिक क्षेत्र में था, मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में आने के बाद शायद और बेहतर तरीके से सेवा कर पाऊँ, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सांसद बना के यहाँ पे भेजा, सेवा कर रहे हैं। सर, बिजनेसमैन का जो एक बैकग्राउंड रहता है, समाज सेवी का जो बैकग्राउंड रहता है, और उससे हट करके जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति होता है उसका जो बैकग्राउंड रहता है, इन सभी चीज़ों में आप क्या एक समानता मानते हैं जिसको कि पकड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है बेटरमेंट के लिए? चाहे यूथ की बात हम करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हम करें। देखिए, हर समाज अच्छे काम करता है, हर धर्म अच्छे काम करता है। सरकार भी जो समाज काम करती है वो काम करे तो सरकारें भी अच्छे काम करेंगी। मैं अग्रवाल समाज की बात करूं, हमारा समाज जोड़ खुदवाता है, प्याऊ बनवाता है, कुएं खुदवाता है, लोगों के प्यास बुझाने का काम करता है। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हर घर में 40,000 लीटर पानी मुफ्त दे के एक प्याऊ हर घर में लगा दी। हमारा समाज स्कूल बनवाता है, कन्या विद्यालय बनवाता है, पाठशाला बनवाता है, कॉलेज बनवाता है। दिल्ली सरकार ने सारे सरकारी स्कूलों को बढ़िया बना के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देके समाज का वो काम कर दिया। हमारा समाज धर्मशाला बनवाता है, मंदिर बनाता है, धार्मिक यात्राएं करता है। दिल्ली सरकार 60 वर्ष से हर बड़े बुजुर्ग को हर धर्म की तीर्थ यात्रा मुफ्त कराती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो समाज काम करता है, अगर वो सरकारें भी वो काम करने लग जाए तो सरकारें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और सर, हरियाणा सरकार की जिस तरह से आपने बात की कि भाई 2024 की तैयारियों में हम लगे हुए हैं, महिला सशक्तिकरण की तरफ सर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी। महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा हट करके महसूस करती हैं। क्या हम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा नया प्लान करेंगे यदि हम 2024 में आते हैं हरियाणा में सरकार में? तो क्या हम महिलाओं के प्रति ख़ास रवैया अपनाएंगे? आम आदमी पार्टी में महिलाओं को विशेष सम्मान है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जर्नल सीट पे भी महिला को लड़ाती है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कैमरे देश के राजधानी में लगवाए। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने सारे देश के महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त की, महिला मार्शल बसों के अंदर रखे, पंजाब में 1000 रुपये महीना हर महिला को देना तय किया। महिला का सम्मान और उसको आगे बढ़ाना आम आदमी पार्टी का मुख्य लक्ष्य रहा है, ताकि ये देश विकसित तभी होगा जब महिला और पुरुष जेंडर का भेद भुला के कंधे से कंधा बना के चलेंगी। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। इस देश में महिलाएं घर का काम करती हैं और पुरुष ऑफिस का, बाजार का,
पॉलिटिकल काम करते हैं। अगर इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की बात करूं तो 10-15% से ऊपर नहीं हो पाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की, तो पुरुषों ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, खाली महिलाओं के लिए क्यों? महिलाओं के लिए इसलिए कि जब पुरुष के जेब के पैसे बचेंगे तो महिला को निवेदन करता है कि आप बाजार का ही काम करिए। महिला कहती है ना जी ना, मैं तो आलू छील रही हूँ, मुझे रोटी बनानी है, मैं नहीं जाती। पुरुष फिर कहता है 100 रुपये बचेंगे आने जाने के, थोड़ी देर के लिए आपके बदले आलू मैं छील लेता हूँ, आप बाजार हो आओ। अगर आप बाजार जाना सीखेंगी तो महिलाएं ऑफिस में जाना भी सीखेंगे। पुरुष अगर आलू छीलना सीखेंगे तो रोटी बनाना भी सीखेंगे। जब दोनों मिलकर दोनों काम करेंगे तो देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस सोच के साथ अरविंद केजरीवाल चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सर, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, राजनीति को एक नई दिशा मिली है, एक नया ही रूप राजनीति का देखने को मिला है। पहले का टाइम होता था जब विरले ही समझ में आता था, सुनाई देता था कि कोई यंगस्टर ये कहे कि हाँ मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन आज राजनीति की रूपरेखा पूरी तरह से बदली है जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। आज जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हम एक समृद्ध नागरिक के साथ साथ पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं। किस तरह से सर इसको देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के राजनीति में आने से पहले हर राजनीतिज्ञ को बेईमान समझा जाता था और कहीं न कहीं करप्शन सिर पे चढ़ के बोलता था। देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, परंतु ये सारी पार्टियां राजा के बेटे को राजा बनाती थी, विधायक के बेटे को विधायक, सांसद के बेटे को सांसद। चंद परिवार ये देश पे राज करते थे। मैं कांग्रेस की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार से बाहर निकल के नहीं देखते थे। मैं बगल में हरियाणा है, मैं बात करूं चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, मैं बंसीलाल की बात करूं, चौधरी सुरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, उनकी बेटी, मैं इधर चला जाऊं यूपी की तरफ तो मुलायम सिंह यादव, उनका सारा परिवार, पूरा खानदान। मैं बिहार में चला जाऊं, लालू यादव और उनका पूरा, हर राज्य के अंदर ऐसा हो रहा था। पहली बार जब आम आदमी पार्टी बनी तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने आम आदमी को लड़वाना है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने मंत्रियों को हराया। पंजाब में लाभ सिंह, एक मोबाइल मैकेनिक, ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया। चंडीगढ़ के अंदर एक ढाबे वाले ने चंडीगढ़ के मेयर को हराया। तो हर व्यक्ति की आंखों में एक चमक आने लगी, हाँ मेरे पास पैसा होना जरूरी नहीं है, मेरे बाप दादा सांसद, विधायक या मंत्री होने जरूरी नहीं है, एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है और देश की सेवा कर सकता है। और यही बात हुई कि दिल्ली के अंदर जितने हमारे विधायक बने 90% फर्स्ट टाइमर थे। पंजाब में अभी हमारे चुनाव लड़े 70% फर्स्ट टाइमर थे। तो जब फर्स्ट टाइमर आगे आता है तो वो देश के काम को रूटीन में नहीं लेता, इच्छा शक्ति से काम करता है। जब इच्छा शक्ति से काम करता है और काम होता है, राज्य बदलता हुआ दिखता है, तो हर नौजवान के मन के अंदर बात आती है कि हम भी देश को बदलने के लिए काम करेंगे। सर, हरियाणा के प्रभारी होने के नाते हरियाणा में किन किन चीज़ों में या किन किन सेक्टर्स में आप ये देखते हैं या सोचते हैं कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, और उसमें फिर क्या बदलाव करने की पहल आपकी तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की जाएगी? मैं सेक्टर की बात करूं, किस किस सेक्टर की, तो सारा हरियाणा को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूल बनने चाहिए, हरियाणा में नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी डिस्पेंसरी, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए, हरियाणा में नहीं है। बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, हरियाणा में कई कई घंटे का कट लगता है। पानी हर घर में आज तक पहुंचा नहीं है। बेरोजगारी सिर पे चढ़ के बोल रही है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसान परेशान है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। व्यापारी से फिरौती मांगी जाती है, गोलियां मारी जाती हैं। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती नहीं है। युवक नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहा है। तो हर क्षेत्र को बदलने की ज़रूरत है। संपूर्ण हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हरियाणा को अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है।
और खेल सेक्टर को लेकर सर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्लेयर हैं वो हरियाणा से काफ़ी प्लेयर्स निकलते हैं खेल जगत के लिए, तो उसको उस फील्ड को देखते हुए क्या सोचते हैं आप? हरियाणा, पंजाब और इनसे लगता हुआ दिल्ली, ये खिलाड़ियों की जन्मस्थली है। परंतु दुर्भाग्य है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर आते हैं तो सारा देश उनको पूछता है। जो प्राइमरी नर्सरी में जिन खिलाड़ियों की मदद होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी और आगे बढ़ सकें, वो मदद नहीं हो पा रही। मैं हरियाणा सरकार से अपील करूंगा कि प्रारंभिक क्षेत्र में हम खिलाड़ियों को मदद करें ताकि हमारे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल आए। और विशेषकर खिलाड़ियों के विषय में मैं बात बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का कंसेशन कर दिया। पहले 75% कंसेशन हरियाणा में मिलता था। कोविड के बाद सीनियर सिटीजन का ख़त्म किया, खिलाड़ियों का ख़त्म किया। सीनियर सिटीजन का तो रिस्टोर हुआ। मैंने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री को कि आप खिलाड़ियों का अभी ये कंसेशन रिस्टोर करें ताकि खिलाड़ी जो गरीब घर से निकलता है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए दूर दूर जा सके। देश की राजधानी में आना हो या देश के किसी और कोने के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेने के जाना है तो उसको जो कंसेशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आपने खिलाड़ियों की नौकरी के कोटे में भी कटौती कर दी, वो भी हरियाणा के अंदर रिस्टोर होना चाहिए। चलिए सर, ये तो खेल जगत की बात होगी। एक बार फिर से आपका मैं रुझान यहाँ पर लाना चाहूँगी। जो मेडिकल स्टूडेंट की हमने बात की थी हरियाणा में, जिनके लिए आपने आवाज़ अपनी बुलंद की थी, अभी भी बहुत दिन हो गए हैं हड़ताल पर वो लोग बने हुए हैं। बॉन्ड फीस 40 से 30 आ गई है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा रही है। तो आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से रहने वाली है हरियाणा सरकार को लेकर और मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर? मैं 2 बार संसद में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ कि मेडिकल के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हरियाणा सरकार कर रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से कह चुका हूँ, मैं देश के संसद के अंदर बयान दे चुका हूँ। आम आदमी पार्टी 24 घंटे उन मेडिकल छात्रों के साथ है, उनकी हर मांग को हम वाजिब मानते हैं। हरियाणा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी जो बनाई गई है वो 100% गलत है, वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए हमें किसी स्तर तक भी जाना पड़े, हम जाएंगे। सर, आखिर में हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यदि वो राजनीति में आते हैं तो क्या उनकी मेंटालिटी होनी चाहिए, क्या एक सोच, एक रूपरेखा उनके अंदर होनी चाहिए, और किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में प्रवेश करें यंगस्टर्स हमारे? सबसे पहले मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि राजनीति को अपने जीवन अर्जन का साधन ना माने। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। आप अपना व्यापार करें, अपनी नौकरी करें, साइमल्टेनियसली आप राजनीति करें सेवा के लिए। राजनीति कभी भी धंधा नहीं बननी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राजनीति के अंदर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, परंतु मैं कहता हूँ सच से बढ़िया राजनीति हो नहीं सकती। आप राजनीति करें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का उद्देश्य ना रखें तो आप आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा कर पाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।